तो मेरे गांव के बारे में आप ये नहीं समझना कि अपने गांव की बड़ाई कर रहा है। मेरे गांव के जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा थे, उनके संबंध, आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। बाकी मेरे गांव से आप नॉर्थ साइड में, बादरा साइड में चले जाओ, लगभग हर गांव में पॉलिटिक्स में अगर वोट अलग दिए तो वो उनका ब्याह शादी में आना जाना कट है, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। हाँ, तो वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल विकास किया था बुढ़ानिया ने, हालांकि मैं बुढ़ानिया का सपोर्टर नहीं हूँ, पार्टी का नहीं हूँ, और हमारी आपस में सच पूछो तो वो मेरा कॉलेज फेलो रहा वालो या कॉलेज में प्रेसिडेंट था। तो हमारे कोई अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन काम की शरण करनी पड़ेगी साहब। अलग अलग जातियां करके वो सम्मेलन लेने शुरू कर दिए, तो उसका भी मेरे ख्याल में उनको नेगेटिव इफेक्ट हुआ। लोगों को ये होगी यार वो तो अलग अलग जातियों को भिड़ाना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा शायद, अब वो बड़े नेता हैं, क्योंकि अगर यहाँ जीत जाते तो मैं बोलता हूँ अपने भाग्य जागते थे तारनगर के। नमस्कार, राम राम, फिर स्वागत है आपने चैनल मीडिया 4x4 का बहुत ही शानदार कार्यक्रम में। दोस्तों आज एक इसी शख्सियत थाना मिलान खातर ले गया आया हूँ, जिका तारानगर का यहाँ मान लो स्टार है, सितारा है और तारानगर की जान है। बहुत कम लोग है जिका आना जानता होगा। आंगो इंटरव्यू लेने को मतलब वही है जिका युवा नौजवान पीढ़ी है बा जिकी है आऊँ रूबरू हो सके, आंगा जिका मतलब काम करेड़ा है, ए जिका पद पर रहेड़ा है, बांगे बारे में आऊँ चर्चा करस्या और पूरी रिपोर्ट आप तैयार करांगा। सिपाही का पदों लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक ए है जिका मतलब आपके पद पर आसीन रहा है। पूरी जानकारी आऊँ लेस्या। राम राम जी। राम राम जी। एक बार दर्शकों ने थारो जी को पूरा परिचय है वो बताओ, क्योंकि लोग बाग है जी का बहुत कम थाने जाने। सभी को राम राम। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल राम कुमार, मेरा गांव पंडरेव टिब्बा है। एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ था जी। और 29 नवंबर 1976 को सेना ज्वाइन की थी मैंने एज ए सिपाही। जी। उसके बाद वहाँ से अनपेड लेसनायक, नायक, हौलदार, कंपनी हौलदार, मेजर, नायकदार, सूबेदार से मैंने जाके कमीशन लिया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बना था। लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोशन हुआ, कैप्टन से मेजर हुआ, और अभी लेफ्टिनेंट कर्नल का प्रमोशन हमारा जो पेंडिंग था उसका फैसला हुआ है। तो मैं अभी पिछली साल से लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। अच्छा, सिपाही की पोस्ट पर थे, मतलब कितना साल तक रहे? सिपाही की पोस्ट पर मैं कम समय ही रहा था, क्योंकि मैं पहले से ही काफ़ी क्यूरियस था और काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई में काफ़ी लीन था। तो मैंने अपने प्रमोशन सिपाही में इससे मैं सीधा डायरेक्ट नायक ही बन गया था, और 6 साल के अंदर ही। उसके बाद 2-3 साल के बाद मैं हौलदार बन गया था, और 15 साल के बाद मैं नायब सूबेदार बन गया था। अच्छा। और अलग अलग जी की पोस्ट हैं बैठे हासिल करिए मतलब। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ बताओ कर्नल साहब के मतलब फौज आ रही दिमाग में खियाई खापन फौजी बनना है? फौज वाली एक्चुअली कहानी है कि मैं साइंस स्टूडेंट था। अच्छा। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि सामान्य परिवार से था, तो उस टाइम में माता पिता को ना तो पढ़ाई का महत्व पता था, और ना ही वो थोड़ा बहुत करते थे खेती बाड़ी का, कि भाई खेती में मजदूर लाएंगे तो वो लगेगा, हाड़ी होगा तो पैसे लगेंगे तो हाड़ी का काम करो, मतलब नौकरी करवाने का घर वालों का इरादा नहीं था। फिर एक घटना हुई थी मेरे गांव में 15 अगस्त को, किसी एक गांव के लड़के का पढ़ाई छुड़वा दिया था। अच्छा। तो मैंने उसको पूछा, उसके पिताजी को भी, तू पैसे वाला है, इसकी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? या इंटेलिजेंट था? तो उसने ये बताया मुझे कि यार तू साइंस का स्टूडेंट था, हम सुनते थे कि फर्स्ट आता है हमेशा ही, तू ही गाँव में हल चला रहा है, तो फिर इसको 2 साल और ज़्यादा पढ़ा के क्या करेंगे? तो मैंने फिर वो एक एग्जाम्पल मिल गया मुझे। फिर मैंने अप्लाई किया, मैं गया सीधा, और सेना में भर्ती तो होना ही था। अच्छा, जुनून था मतलब? हाँ, जुनून यही था कि भाई हाँ सेना में जाएंगे, एक नौकरी करेंगे। घर वालों ने हालांकि मना भी किया। फिर सेना में जाने के बाद में मैंने सेना को आत्मसात कर लिया था। मैं यहाँ से हायर सेकेंडरी मानो आप BSc फर्स्ट ईयर छोड़ के गया था, BSc फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर छोड़ के। उसके बाद मैंने अपना BA किया, MA किया, B.Ed किया। साथ ही सेना के जितने कोर्स थे, मैंने कोई भी कोर्स बाईपास नहीं किया, मैंने पूरे के पूरे कोर्स किए जितना भी था क्वालिफिकेशन, इसलिए मेरे प्रमोशन भी होते गए। अच्छा। और साथ में कमीशन का भी मैं ट्राई काफ़ी लंबे समय तक किया, और उसका मुझे फाइनली बेनिफिट भी मिला। अच्छा, फौज के लिए थारे परिवारों की तो साथ मिला था? फौज के लिए जाने से पहले तो परिवार, मेरे गांव से भी कोई फौजी नहीं था। अगर सच पूछो तो पुराना फौजी मैं ही हूँ मेरे गांव का। मेरे दादोजी थे एक, जो दादोजी के छोटे भाई, वो 2-4 साल नौकरी की थी अंग्रेजों के टाइम में। उसके बाद से मेरे गांव में सेना में कोई नहीं था, मैं पहला सैनिक ही हूँ। अच्छा। तो मतलब यहाँ भी कोई नहीं भाई फौज पहले लोग है जी का डरता फौजी बनाना खाता। हाँ, डर थोड़ा था लोगों को कि भाई सेना में, क्योंकि तनख्वाह कम थी उस टाइम और लाइफ रिस्क ज़्यादा थी। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई मेरे को तो कोई ऐसा डर नहीं था, और मैं तो इनफैक्ट सच्ची बात ये है कि मैं फौज को बहुत इंजॉय करता था। अच्छा। आज भी मैं इंजॉय करता हूँ, सेना वाला रूटीन है मेरे पास आज भी। अच्छा, टोटल जी की मतलब थारो कार्यकाल रहे हो
वो कितना साल हो रहे? टोटल कार्यकाल मेरा ये बताऊँ मैं आपको कि 18 साल तो मैं रहा सिपाही से लेके सूबेदार तक। जी जी। और उसके बाद 12-13 साल में रहा ऑफिसर के पद पर। अच्छा अच्छा। और 2007 में फिर मैं रिटायर हुआ था दिसंबर में। उसके बाद 2008 में मैं इनफैक्ट उसी टाइम सेलेक्ट हो गया था मेरा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी। 2008 जनवरी में मैंने ज्वाइन कर ली थी रिटायर होते ही नागौर में। और उसके बाद चूरू आ गया था मैं, चूरू 6-7 साल रहा। उसके बाद बीच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था झुंझुनू चिड़ावा, वहाँ से वापस फिर मैं 2016 में चूरू आ गया था और 2018 में मैं रिटायर हुआ वहीं से। कर्नल साहब यहाँ बताओ कि एक ये मिथ है या सच्चाई है वेरो को नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे हो लोगांगा जिका ग्रामीण लोग हो है आपकी औलाद खातर कठे न कठे तरला मारा ही है थारकन यदि लोग आया है कॉल भी आया होगा यहाँ ऐसी मतलब इसी कोई घटना हुई है कभी मार ले टिंगर नहीं लगा दो कि नहीं ना को ये साहब देखो सभी को जॉब चाहिए और चूंकि ये कोई अधिकारी होता है उससे आशा भी रखते हैं लोग कि भाई होगा सेना में। शुरू में जब सेना में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं था तो मैंने 2-4 को करवाया था। अच्छा अच्छा। मेरे अपने इंप्रेशन से। और उसके बाद अभी तो आजकल क्या है ओपन रैली वगैरह हो रही है तो उसमें भाग दौड़ जो भी होती है उसमें फिजिकल फिट तो होना ही चाहिए बंदा। अब उसमें थोड़ी बहुत सिफारिश कहीं कोई मेडिकल वगैरह में कोई किसी का पॉइंट आ गया कोई डॉक्टर से बात वगैरह कर लिया ऐसा कुछ, बाकी कोई ज़्यादा आज तो कोई हेल्प कर नहीं सकता कोई। अब तो हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो फिट है वो फिट है वही लगेगा। कर्नल साहब इससे कोई इंसिडेंट थारी लाइफ में फौजी लाइफ में होइडो हुआ है जो लोग देखना सुनना भी चाहे कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे इससे कोई इंसिडेंट जी फौज लाइफ में तर सको हो जिको यहाँ लगे कि भाई अपनी जान है जी हथेली में ये मतलब बर्बाद होगी क्या गरगा याद आता हुआ? हाँ बिल्कुल ऐसे तो कई इंसिडेंट हुए हैं। थोड़ा डिटेल हाँ J&K में 2 बार गाड़ी का हुआ था। एक बार तो मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में मैं था वो गाड़ी एकदम टॉप हाइट थी जिसमें थोड़ी सी ड्राइवर की गलती थी, उसमें पहली वार्निंग लिखी हुई थी कि यूज़ 4x4। अच्छा। वो बहुत टॉप चढ़ाई थी और उसने 4x4 लगाया नहीं था और बारिश सी हो रही थी और चूंकि 4x4 लगाते हैं वहाँ गाड़ियों का इंजन ऑयल पेट्रोल डीजल वगैरह गिरता रहता है तो उससे रोड में चिकनाई थी। उसने जाके टॉप में गाड़ी ने मोशन तोड़ दिया, ब्रेक मारे तो गाड़ी पीछे नाले में जाने का लगी। नाले में जब गाड़ी गिरने लगी तो जंप कर गया मैं। तो मेरे काफ़ी एड़ी में चोट वगैरह भी लगी, कई दिन तक रही थी। एक इंसिडेंट और हुआ था कि हम गाड़ी पार्क करके खड़े थे, रोड के साइड में जगह नहीं थी, पहाड़ी एरिया था सिक्किम का। तो उसमें पीछे की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, वो गाड़ी आकर के उस गाड़ी में मारी, हम पीछे खड़े थे। जैसे लगा कि वो गाड़ी अनकंट्रोल आ रही है ओवर स्पीड में तो मैंने वो धक्का मार के 2-3 को पहाड़ी की तरफ नाले में डाला। मैं खुद भी जंप किया उनके साथ। वो गाड़ी के भिड़ी और भगवान की दया से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। कर्नल साहब जी एक घटना में भी थारे बारे में सुनी है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई दूसरे देश या शायद अपने देश के अंदर थे जान लाग रहा और बे टाइम कोई गोली वगैरह मतलब चाली हुआ था। उसमें 2 छोटे, एक तो छोटा इंसिडेंट था कि वो हेलीकॉप्टर से हम कोई पोस्ट पर गए थे J&K में। मेरे साथ में जनरल साहब थे तो वहाँ पाकिस्तान का फायर आया था। वो हवाई फायर था। हम लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके भाग गए जल्दी। उसके बाद हमारी तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई थी। और एक बार मेन इंसिडेंट हुआ था जिसमें लाइफ भी जा सकती थी। हम श्रीलंका में थे और पवन में 89 की बात है ये। तो वहाँ पर उस टाइम हम हेलीकॉप्टर से शिफ्ट हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो जो पायलट था उसका हेलीकॉप्टर का गोली नीचे से आतंकवादियों की LTT की गोली लगी, वो पायलट के पैरों के बीच निकल के लग के और हेलीकॉप्टर के क्रॉस कर गई। अच्छा। शुक्र ये था कि वो पायलट के पैर में या कहीं और गोली लगी नहीं, वो क्रॉस कर गई, हवा में लग जाती। हाँ उसके बाद थोड़ा पायलट भी सचेत हो गया, उसने थोड़ी हाइट दे दी और इमरजेंसी कॉल भी कर दिए कि भाई ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है। अब क्योंकि वो मैसेज होते हैं वहाँ पर ATC के साथ में, तो वो मैसेज कर दिया कि ऐसे ऐसे फायर हुआ है। तो उनको घेर लिया फिर वहीं पर आतंकवादियों को, लेकिन बच गए हम लोग। कर्नल साहब मतलब रिटायर हो गया बाद में समाज के अंदर रहने लग गया, इसका कोई सामाजिक कार्य जिका लोगों के बीच एक मतलब जुड़ाव मजबूत हो थारो? हाँ सामाजिक कार्यों में तो मेरी हमेशा पहले से भी रुचि थी। मैं जब सेना में था तब भी आने के बाद कभी ये जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो हमारे जो पुरानी परंपराएं हैं, जैसे होली पूजन वगैरह का कम हो गया था, मैंने एक बार आके होली का धमाल वगैरह वो करवाया था और दीपावली पर साफ सफाई अभियान चलवाया था। उसके बाद रिटायर होने के बाद में मैं जब सैनिक कल्याण अधिकारी तो हमने एक मुहिम चलाई थी। एक जगमाल सांसी थे जो डेथ होगी जिनकी, जो हमारे राज्य मंत्री भी रहे, हम दोनों ने मिल करके और हमारे शमशान भूमि में काफ़ी पौधे लगाए थे। मैंने अपने खर्चे से अपनी गाड़ी से पौधे लेके गया, हमने खुद खड्डे खोदे जिसमें मेरे साथ गांव के भी काफ़ी लोग थे, जैसे भगवाना राम प्रधाना दाबक हैं, एक मुड़ाराम जांगीड़ हैं। इस तरह से
कई लोग थे हमारे गांव के, तो हम लोगों ने खुद हाथों से खड्डे खोद के और पौधे लगाए और उनमें पानी देते थे वहाँ से कुंड से निकाल करके। और वो पौधे आज आप जाके देखो तो मेरे गांव की शमशान भूमि के हालात बहुत अच्छे बाग टाइप लग रहा है। अच्छा। तो ये किया था। उसके बाद जब दीपावली वगैरह आती है ऐसे ओकेजन पर मैं गांव में पौधारोपण का बारिश के टाइम में और दीपावली के टाइम में साफ सफाई का अभियान भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। और उसके बाद तो कुछ संगठनों से भी जुड़ा था, जैसे मैं बाईकास जाट हूँ तो जाट भवन एक यहाँ बना था, उसमें भी मैंने काफ़ी काम किए थे। तो इस तरह से अच्छा, समाज के लिए मतलब। हाँ, समाज के लिए बिल्कुल। और जब सैनिक कल्याण अधिकारी था तब भी मैं काफ़ी वहाँ पर ये सफाई अभियान वहाँ चलाता था। एक्स सर्विसमैन आते थे हमारे पास में, स्टाफ को लेकर के आसपास के एरिए की सफाई वगैरह करते थे। तो इस तरह से काफ़ी सरोकार रहा है मेरा। फौजी साहब ये बताओ कि मतलब लोगों के अंदर एक मिथ भी है कि जिको फौज की नौकरी करके आ गए वो स्ट्रिक हो जाए, घर के अंदर भी तंग हो जाए लोग। आ बात सच्चाई है मतलब? देखो ये थोड़ी सी सच्चाई है। अच्छा। ये थोड़ी सी इसलिए है कि जब सेना में आदमी जाता है तो खास करके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं 17-18 साल की उम्र में वो चला जाता है, मैच्योरिटी होती नहीं, और वो सेना में 15 साल 20 साल 30-32 साल रहता है। तो वहाँ का वातावरण थोड़ा अलग है, डिसिप्लिन वातावरण है और एकदम ईमानदार और साफ। जी। तो सैनिक जो है वो उस वातावरण में अगर 15 या 20 साल रह के आता है तो वो समाज में थोड़ा सा एडजस्ट होने में उसको दिक्कत आती है। अच्छा, जो नियम ज़्यादा। हाँ बिल्कुल नियम है, रूटीन है, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, तैयार होना, पीटी करना, एक्सरसाइज करना और हुक्म मानना, हुक्म मनवाना, तो थोड़ा सा आदमी में कठोरता आ जाती है। तो वो क्योंकि घरे करने लग जाए दिक्कत होगा। हाँ बिल्कुल। अभी अगर टाइम पर कुछ काम नहीं है, यहाँ आते हैं बहुत से प्रोग्राम होते हैं मेरे को, मैं इधर उधर जाता हूँ, तो जैसे ही मीटिंग होती है जाता हूँ, और मैं टाइम पर डॉट टाइम पर पहुँचता हूँ। लोग लेट आते हैं उनको लताड़ता भी हूँ कि भाई आपने टाइम क्यों दिया फिर, और टाइम दिया तो उसकी पालना करो, भी पाबंदी रखो। तो थोड़ा वो अनुशासन हमने सेना से सीखा है और वो हमारे जीवन में उतर गया, तो उसको हम निकाल नहीं सकते। अच्छा, वो दिमाग में भी बिल्कुल दिमाग में वो बैठ गया है। तो अनुशासन के अभी आपको अगर बोल दिया कि मैं 8 बजे मिलूंगा तो 8:01 नहीं होगा, 7:59 पर ही मिलूंगा मैं। हम लोगों को ऐसा सेट हो गया है वो। कर्नल साहब मतलब लोग बहुत कम जाने, छोटो सो गांव है थारो जी को, पंडरेऊ गांव है, और वह गांव के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लोग कम जाने। जे थे हो गया बाबड़ साहब है, एक अपने मंत्री जी भी बठू रहे हैं जिका संसी समाज का बैठे गई तो है। हाँ बिल्कुल। और भी जी का लोग है वह मतलब समाज के प्रति बहुत आतुर रहे। के कारण है कि वही गांव में इतो ज़्यादा मतलब बड़ा पदा पर रहनो, समाज के बीच जी का लोग रह रहे वे बैठेगा है, के कारण है? पढ़ाई को ज़्यादा असर है या कोई और मतलब? इसमें 2-3 कारण हैं। एक तो मेरे गांव के बारे में आप ये नहीं समझना कि अपने गांव की बड़ाई कर रहा है। मेरे गांव के जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा थे, उनके संबंध, आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। आज भी है। हाँ वो आज भी हैं, वो चीज़ काम आती है हमारे। कोई आपको जो केस मुकदमे फालतू के नहीं मिलेंगे, ऐसे कोई सुसाइड के केस वेस होते हैं तो उसमें भी कई बार होता है ऐसा, तो ऐसा कोई मामला पुलिस तक नहीं जाने देते हम लोग। दूसरा, जैसे आपने उदाहरण दिया बाबड़ साहब का, प्रधान जी का और जगमाल जी का, ये दोनों ही मेरे सहपाठी रहे हुए। तो हमारे अच्छे संबंध थे वैसे भी। अब हालांकि चूंकि कई बार जो लोकल स्थानीय कुछ दबाव पारिवारिक वो होते हैं, उसमें एक दूसरे के खिलाफ कोई राजनीतिक वो भाग ले लेते हैं, लेकिन हमारे आपसी जो मनभेद कोई नहीं है। हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना, ब्याह शादी में। और ये मेरे गाँव की परंपरा है, चुनाव के टाइम में आप वोट कहीं भी दें, लेकिन अगर किसी का कोई फंक्शन है तो वो सब आदमी आपस में एक दूसरे के घर में जाते हैं। हाँ, बाबड़ साहब भी आप बात बताई कि मैं वोट कटे गैर का, लेकिन वोट डालने के बाद में एक जगह बिल्कुल बिल्कुल मेरे घर में प्रोग्राम हुआ, बाबड़ साहब को मैं वोट दूं या ना दूं, लेकिन सबसे पहले उनको बुलाऊंगा। तो ये हमारे गांव की परंपरा है, ये संस्कार हमारे बुजुर्गों के दिए हुए, तो वो अच्छे संस्कार हैं। मतलब यही चीज़ा थाने अपने तारानगर तहसील या और मतलब जी का गाँव है वह किसी गाँव थाने बढ़िया लगे क्या? ये चीज़ा ज़्यादा हैवी है मतलब? मैं देखो, मैं किसी गांव का पार्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, कोई आप चूँकि सोशल मीडिया पर डालोगे कोई नाराज़ होगा। बाकी मेरे गांव से आप नॉर्थ साइड में, बादरा साइड में चले जाओ, लगभग हर गांव में पॉलिटिक्स में अगर वोट अलग दिए तो वो उनका ब्याह शादी में आना जाना कट है, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। हाँ, तो वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है बिल्कुल। कर्नल साहब, अब राजनीति की बात अब करने लग गया तो मैं थाने पूछना चाहूँगा, पीछे विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव थे देखता ही आया, वो काफ़ी उम्र ले रखी है। अब बारह चुनाव में और पीछे जी का चुनाव होता अब हम कितो अंतर आ गया, के गड़बड़ होने लगी अब? हाँ भाई, में साहब फर्क आ गया। अब की बार विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा था कि राठौड़ साहब हार जाएंगे। क्योंकि पहले से जो सर्वे हुए थे, हर एक आदमी के दिमाग में भी यह था, बुढ़ानिया साहब खुद भी ये समझते थे कि राठौड़ साहब मेरे से मजबूत हैं। लेकिन चूंकि टाइम पर क्या समीकरण बैठा कि एक तो राठौड़ साहब अचानक आए
5 साल बीच में गायब थे। यहाँ राकेश रहा था, राकेश जांगिड़ ने अच्छा काम किया था, वो एक टीम बनी हुई थी उसकी। तो राठौड़ साहब लास्ट मोमेंट में आए, अगर 2-3 महीने पहले आते, वो जो वर्कर थे, जो टीम के जो सदस्य थे, जो ग्राउंड वर्कर थे, उनसे अगर तालमेल करते तो ये चुनाव वो निकाल लेते। दूसरा कारण ये था कि बुढ़ानिया साहब ने पिछले 5 साल में अच्छे काम किए थे। जैसे मेरे गांव का उदाहरण दूं आपको, मेरे गांव का मेरा परिवार टोटल बीजेपी को वोट देता है, मुझे पूछ के देता है। लेकिन इस बार उन लोगों ने मुझे किसी ने नहीं पूछा, अपने आप ही बुढ़ानिया के बोले क्यों हमारे खेतों से नहर गई है और हम वादा कर चुके हैं। तो इस तरह का माहौल बन गया था। नहीं तो मेरे गाँव में 55% वोट बीजेपी के आते हैं, और अब की बार आए मेरे ख्याल में, मतलब काम का वोट मिले। हाँ, तो विकास किया था बुढ़ानिया ने। हालांकि मैं बुढ़ानिया का सपोर्टर नहीं हूँ, पार्टी का नहीं हूँ, और हमारी आपस में सच पूछो तो वो मेरा कॉलेज फेलो रहा वालो या कॉलेज में प्रेसिडेंट था। अच्छा। तो हमारे कोई अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन काम की सराहना करनी पड़ेगी साहब। दुश्मन का भी काम तो सराहना पड़ेगा। अच्छे विकास के काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है बुढ़ानिया ने। कर्नल साहब यहाँ बताओ कि चुनाव तो चलो एक ने हारना एक ने जीतने में, ये 2 पहलू हुए चुनाव का। राठौड़ साहब हार गया, हारने के बाद में एक लिस्ट तैयार हुई कि वही जयचंद है, वही जयचंद है, वही जयचंद है। मैं चीज़ों सहमत हो कैं पर दोष लगाना? नहीं, उससे सहमत नहीं हूँ मैं। जैसे वो नाम आते हैं सभी सुनते रहते हैं, कोई लेता है बोला राम सिंह जी ने भी कर दिया, कोई बोलता है राकेश ने कर दिया, कोई बोलता है तिलोकाराम ने कर दिया, कोई बोलता है कुंदरमल ने कर दिया। ये सब गलत है। ना तो राम सिंह ने किसी को कहा कि आप वोट मत देना, ना राकेश ने कोई दगा किया, ना कोई तिलोक ने किया। सभी ने यही बोला पार्टी लाइन पर वोट दो, लेकिन वोटर का एक माइंड सेट हो गया था। लोगों के अपने आप ही दिमाग में आ गया था। कुछ छोटी मोटी गलतियां राठौड़ साहब ने की, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो लेट आए वो, दूसरा उन्होंने कि अलग अलग जातियां करके वो सम्मेलन लेने शुरू कर दिए, तो उसका भी मेरे ख्याल में उनको नेगेटिव इफेक्ट हुआ। लोगों को ये हो गई यार वो तो अलग अलग जातियों को वो बिड़ाना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा शायद, अब वो बड़े नेता हैं, क्योंकि अगर यहाँ जीत जाते तो मैं बोलता हूँ अपने भाग्य जागते थे, तारनगर के अच्छी पोस्ट पर होते, सीएम नहीं तो सीएम से कम भी नहीं, अच्छी पोस्ट पर होते, यहाँ का विकास होता। लेकिन दुखद है कि वो चुनाव हार गए, और बुढ़ानिया ने चूंकि विकास कार्य किए तो वो जीत गए। बाकी किसी को अब बोलो जयचंद, अरे भाई कौन है जयचंद? अब कुछ लोग, एक बताऊं आपको मैं, हकीकत ये है, कुछ लोग पार्टी चेंज करके और लास्ट में आए थे। अच्छा। उनसे कोई फायदा नहीं हुआ राठौड़ साहब को, उनसे नुकसान हुआ। उनसे ये हुआ, बैद जी आया, बैद जी को कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बैद जी का दुष्प्रभाव हुआ। हकीकत तो ये है, बैद जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बैद जी का एक भी वोट राठौड़ साहब को नहीं मिला। और सच्ची ये है कि बैद जी के आने से, बैद जी भी आए और भी लोकल कार्यकर्ता भी कुछ शिफ्ट होके आए थे, उनसे नुकसान हुआ। क्योंकि जो 5 साल से पहले के जो कार्यकर्ता थे वो थोड़े नेगलेक्ट हो गए। उनको थोड़ा सा दिल में ये टीस हो गई कि यार ये तो नए वाले आ गए हैं, ये तो आगे पीछे घूम रहे हैं, ये तो पिछले सत्ता का सुख भोग लिया, अब आगे दिख रहा है कि बीजेपी आ रही है तो वो सत्ता का सुख भोगेंगे। तो वो लोग थोड़े से ढीले हो गए, और जो नए आए थे उनको ये था कि इनकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। तो कोई खास वोट नहीं हुआ राठौड़ साहब का। हालांकि वोट बहुत मिले राठौड़ साहब को, लाख वोट लेके गए, कोई कम वोट नहीं है। बट चूंकि थोड़ा सा अब 2 ही कैंडिडेट थे, तीसरा कोई कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट मजबूत होता तो शायद हो सकता है राठौड़ साहब जीत जाते। तो ये कुछ कमियां रही, बाकी किसी को दोष देना देखो गलत मानता हूं मैं तो। और एक बताऊं आपको, अगर मेरी और आपकी अनबन है, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा, वोटर कभी नहीं मानेगा इस बात को। वोटर जो है वो वोट अपने सेट हिसाब से देगा, और एक माइंड समझदार भी हो गया वोटर, बहुत समझदार बिल्कुल हो गए। मैं बोल रहा हूँ MP साहब का नाम ले रहे हैं, बोल रहे राम सिंह जी ने ये किया, राम सिंह जी आके यहाँ नाक रगड़ते तो भी एक वोट नहीं टूटता। सही है, जो वोटर ने दिमाग बना लिया वो, हालांकि वो क्यों बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे भी नहीं, पर बोलते तो भी वोट नहीं टूटेगा। ना कोई राकेश के कहने से वोट टूटेगा, ना तिलोक के कहने से टूटेगा। वोटर का माइंड सेट हो गया था। अब वो बोलेंगे, कुछ लोगों ने उठा रखा है, बोला वो खातियों के वोट नहीं मिले। अरे कहाँ नहीं मिले? जो वोट देने वाले थे उन्होंने दे दिए, और सारे खातियों के 100% तो राकेश को भी नहीं मिले थे। अब बोलेंगे कि कसवा के वोट नहीं मिले क्योंकि राम सिंह जी की अनबन है। बिल्कुल, कसवा साथ में भी थे, वोट भी दिए, बट भाई सारे तो नहीं देंगे। माइंड सेट हो गया तो हो गया जनता का। 100% वोट मिले भी कौन? हाँ, 100% मिले भी कौन। फिर वो बोला कि भाई वो जाटों के वोट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जाटों के वोट अच्छे मिले। अब थोड़ा बहुत भाई उसने विकास किए थे, उसमें लोग जुड़े हुए थे, नहर वगैरह कई जगह नहर काट निकाली है, रोड वगैरह बने हैं, पार्क वार्क बने हैं, कम्युनिटी सेंटर वगैरह बने हैं, तो उनका थोड़ा असर था, विकास का था। जी कर्नल साहब, यहाँ बताओ कि मतलब अब जी का लोकसभा चुनाव आने लग रहा है, आमतौर पर हो जनता बेरो भी कौन पड़तो इस बार है जी को लोकसभा चुनाव बहुत मतलब हाई पावर में हो रहा है। आगे टिकट कटेगी, अन्न मिलेगी, यहाँ चुनाव होएगा। आज की उल्ट फेल हो रही है, एवं थे मतलब दूर को नहीं मन ध्यान है, राजनीति में बड़ो हाथ है थारो भी। एने स्पष्ट करके लोगों ने बताओ कि ए चीज़ा यहाँ हो सी। देखो साहब, इसमें ऐसा है, जी जी, ये बात अगर कोई कहता है कि वो उसकी टिकट कटवाएगा और वो कट जाएगी, ये बिल्कुल निराधार है।
अच्छा अच्छा। मोदी और अमित शाह जो प्लानिंग करते हैं वो सर्वे कराते हैं, अपना इंडिपेंडेंट सर्वे करवाते हैं। मोदी को चूंकि सरकार बनानी है बीजेपी की और उनको मैक्सिमम सीट चाहिए, वो किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी के कहने से टिकट नहीं काटेंगे, वो अपना सर्वे करवाएंगे और सर्वे में जिसको लोग जनता चाहेगी उसको ही टिकट मिलेगा। किसी के कहने से टिकट कटने वाली नहीं है। ये नहीं है कि भाई अभी भाई वो तो रूलिंग पार्टी है, अब कांग्रेस की तरह से चलो बहुत कम फिगर है उनके पास, वो 1-2 सीट के लिए कर सकते हैं, 1-2 कम हो जाएगी। बीजेपी कभी नहीं करेगी ऐसा और हो भी नहीं सकता कभी। अभी कभी नहीं सोचा है, पीछे 3 सीएम बने, किसी ने सोचा कि ये बनेंगे। लोग जो दावेदार थे आगे थे उनका किसी का नाम नहीं आया और निकाल के बना दिए। तो सेम लोकसभा चुनाव में भी वो देखेंगे कि जीता हुआ कैंडिडेट कौन है, उसी को ही देंगे वोट और योग्य को। कर्नल साहब मतलब थारे संगू थे जुड़ेड़ा हो, वर्तमान जी का अपने मुख्यमंत्री है, वे भी कोई टाइम में संगू जुड़ेड़ा हा। डोटासरा साहब 2-3 जगह बयान दिया कि पर्ची आरो मुख्यमंत्री है और काम को नहीं हुए। थारो माइंड सेट आ चीज़ों पर बड़ो एकाग्र है, थाने भी ध्यान है कि संगू जुड़ेड़ो जी को आदमी है वो के तरीका का काम करवा। लोग है जी का जानना चाहे कि कर्नल साहब अपन पूरी स्पष्टीकरण बतावे। देखो साहब ऐसा है, संघ को लोग गालियाँ देते हैं, कुछ बोलते हैं संघ नीति बीजेपी, कोई बोलते हैं वो संघ वाले गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, संघ जो है सिविल का एक बहुत बड़ा, बहुत अनुशासित संगठन है और संघ को तभी पहचान सकते हैं जब आप संघ से जुड़ेंगे। आप जुड़ेंगे तो पता चलेगा कि संघ जो है वो देश राष्ट्र हित की, देशभक्ति की, अनुशासन की, समाज सुधार की और सामाजिक समरसता की बात करता है हमेशा। कभी जातिवाद नहीं किया संघ ने। हमारे संघ में देखो आप, छोटे आदमी एससी के भी हैं, ओबीसी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बणिये भी हैं, हर जाति का, राजपूत भी है, हर जाति का आदमी है, हर पद पर है। मतलब नीचे खंड है, जैसे यहाँ पर तारनगर है, तारनगर एक खंड मानते हैं हमारे इस हिसाब से, संघ के हिसाब से। मैं खंड संघ चालक हूँ यहाँ का। मैं तो चूंकि पहले भी जुड़ा रहा हूँ, मैं 72-3 में मैं संघ में शाखाओं में जाता था, लोहिया कॉलेज में भी शाखाओं में जाता था, मेरी रुचि थी। और चूंकि सेना और संघ अनुशासन लगभग बराबरी है। हाँ, वो सेम जैसा अनुशासन सेना में है, संघ में भी वैसा ही है। तो मेरा तो सदा से जुड़ाव था। लेकिन मैं ये जो आलोचना कर रहे हैं संघ की, उनको ये कहना चाहूँगा कि आप संघ की आलोचना तभी करोगे जब आप एक बार संघ में आओ, और अगर आपको लगे कि आप संघ में आगे, आपको लगे कि संघ खराब है तो आप बेशक गालियाँ देना, अदरवाइज आपको संघ को गाली देने का कोई हक नहीं बनता है। संघ ही एक बिल्कुल जातिवाद नहीं है। हम तो नीचे से नीचे, वाल्मीकि उसके घर में सबसे पहले जाएंगे हम, उसको हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा यहाँ का जो कार्य हुआ है खंड का, वो वाल्मीकि है। ब्याह शादियों में हम हर एक आदमी के घर में जाते हैं, ब्राह्मण भी वहीं जाएगा, अदर कास्ट वाले भी वहीं जाएंगे। तो संघ को जो गाली देने वाले, उनको मैं ये वार्निंग देना चाहूँगा, पहली बात तो आपको संघ का ABCD भी पता नहीं है। आप संघ के अंदर आओ, एक बार देखो, उसके बाद पता चलेगा कि संघ के काम क्या है। संघ गांव राष्ट्र में कोई भी आपत्ति आई है, विपदा आई है, युद्ध हुआ है, चाइनीज युद्ध हुआ था, संघ उस टाइम भी काम किया। संघ ने अपने कंधों पर राशन पहुंचाया उन सैनिकों को, फ्री ऑफ सर्विस, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया उसका। कहीं भी बाढ़ आ जाती है, संघ के जो स्वयं सेवक हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं वहां पर। कोई भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है आपदा का, उसमें संघ वाले सबसे पहले जाते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करते। और आज तक मैं आपको उन लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, एक छोटा सा NGO और संगठन होता है, वो चंदा इकट्ठा करता है। आज तक एक उदाहरण दे दो कि संघ ने कहीं से चंदा इकट्ठा किया है? अच्छा, रसीद वगैरह कुछ नहीं? कोई रसीद नहीं, कोई संघ चंदा इकट्ठा नहीं करता। सिर्फ एक गुरु पूर्णिमा होती है जिसमें हमारे स्वयं सेवक हैं, वो खुद अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं, जिससे छोटा मोटा काम चलता है। बाकी खर्चा है ही नहीं संघ का। क्या है, हम लोग आते हैं, हम अपने साधन से आते हैं, किराया घर से देते हैं, खाने का हम अपना खुद का करते हैं, आपस में मिल करके। भाई मिनिमम सेवा करने वाले हमारे आदमी हैं और जितना राशन पानी आता है उसका पैसा हम डिवाइड करते हैं। तो संघ का कोई खर्चा ही नहीं है, कोई चंदा करता ही नहीं है संघ का ही। दूसरा का ही डिवाइड कर लो। बिल्कुल, हम ऐसे करते हैं। और संघ में बदनाम करने वाले, अच्छा दूसरी बात, लोग कहते हैं ये तो बीजेपी संघ ही है। बीजेपी संघ नहीं है। संघ का कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। चूंकि बीजेपी से विचारधारा थोड़ी बहुत मिलती है तो वो वोट दे देते हैं बस उनको। बाकी संघ का ऐसा नहीं है। कल अगर कांग्रेस संघ के एजेंडे पर चलेगी, काम करेगी, हम कांग्रेस के वोट देंगे। तो अब वो अगर इसका राजनीतिक विचारधारा की है। बिल्कुल कर्नल साहब, क्योंकि काफ़ी लंबो है जो आपने इंटरव्यू चल रहे है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहा हो, आज भी थे एक नीतिगत और नियम जुड़ेड़ा हो, संग जुड़ रहा हो, जिका आज की जी की युवा पीढ़ी है, बाने थारो लास्ट संदेश और साना जी का दर्शक चाहे बा खातर एक अंतिम स्पीच थे जरूर दे।
मैं एक तो युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो कुछ व्यसन चल रहे हैं, जैसे खास करके मैं मोबाइल का उदाहरण देना चाहूँगा। जो मोबाइल है वो युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक तो मोबाइल से दूर रहें जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर रहे। दूसरा, मोबाइल का आप यूज़ करें अपने नॉलेज के लिए। आपको कोई चीज़ में आप स्टक हो गए, पढ़ाई के लिए यूज करिए, कोई अच्छी चीज़ जानकारी लेनी है उसके लिए करिए। उसके अंदर आजकल बहुत ही गंदा अश्लील मटेरियल आ रहा है मोबाइल में, नेट में, कहीं भी देखो, तो वो उससे दूर रहें, क्योंकि वो भी एक नशा ही है, मोबाइल का नशा है। आजकल देखते हैं छोटे बच्चे खाना नहीं खाते मोबाइल के बिना, तो एक तो उनसे दूर रहें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुशासित लाइफ जीवें। और आप चूंकि बोलोगे आप संघ का प्रचार कर रहे हो, मैं ये कहूँगा युवाओं से कि आप एक बार संघ से जुड़ के देखें, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। उसके बाद छोड़ देना आप संघ, लेकिन आपका रूटीन बदल जाएगा, आपका अनुशासन में आ जाओगे और आप सब चीज़ समझाओगे, आप देशभक्त भी बन जाओगे। अच्छा। तो ये मेरा संदेश है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। धन्यवाद साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वालों को भी धन्यवाद। तो यह साहब कर्नल राम कुमार जी, बहुत ही शानदार इंटरव्यू है अपनों आंग सागर रहे है। देश की जी की सेवा है बिना हासिल करी है आपके पूरे जीवन में। आज को जी को इंटरव्यू है थाने किसी को लगे कमेंट में राय आगे प्रति जरूर दिया। नया हो तो अपने चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।